माय नेम इज सारंग एंड वेलकम टू दी फार्माजेंस क्लासेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले आपके हार्ट साउंड और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और बहुत सारे पॉइंट। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड का पहला पॉइंट हम कवर करेंगे। द कार्डियक साइकिल क्रिएट्स हार्ट साउंड। ईच हार्ट बीट प्रोड्यूसेस टू साउंड कॉल्ड एज लब डब विच कैन बी हर्ड बाय स्टेथोस्कोप। तो जिनको कार्डियक साइकिल पता नहीं, मैं उनके लिए एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा, पर इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 2। अगर आपको उसमें डिटेल जानना है तो आप उस पार्ट में या फिर उस वीडियो पे देख सकते हो। पर अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो उसकी एक डेफिनेशन है, द इवेंट्स एसोसिएटेड विद द वन हार्ट बीट is known as cardiac cycle. It lasts for 0.8 सेकेंड। मतलब जो भी घटनाएं हमारे एक हार्ट बीट के दौरान होती है तो उन्हीं घटनाओं को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और हमारे कार्डियक साइकिल के दौरान या फिर उसी घटना के दौरान कितने घटनाएं होते हैं, तो वो एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं जिसका नाम है आर्ट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आपका लास्ट वाला है जिसका नाम है जॉइंट डायस्टोल। तो आर्ट्रियल सिस्टोल का एक संक्षेप है जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है आपके राइट ऑरिकल या फिर राइट आर्ट्रियम के अंदर, वो एंटर हो जाता है आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर। जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो पास आउट होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसी आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान या फिर आर्ट्रियल सिस्टोल के दौरान वो कितने समय का रहता है, वो रहता है आपका 0.3 सेकेंड। उसके बाद रहता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसके अंदर आपका जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो पंप होता है आपका पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, जो आपके लंग्स के पास जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है तो वो पास होता है आपके सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर, ताकि वो ऑक्सीजन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे बॉडी को सप्लाई कर सके। तो और उस वेंट्रिकुलर सिस्टम का जो टाइम रहता है वो रहता है 0.1 सेकेंड। और जो थर्ड इवेंट है जिसका नाम है जॉइंट डायस्टोल, वो रहता है एक्चुअली 0.4 सेकेंड, जिसमें आपके दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स एक रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं जिसको हम जॉइंट डायस्टोल या फिर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी बोलते हैं। तो इसी कार्डियक साइकिल के दौरान आपका हार्ट साउंड क्रिएट करता है। तो वो साउंड कौन से रहते हैं, वो साउंड रहते हैं लब डब, जो कि आपके स्टेथोस्कोप या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे आपकी दिल की धड़कन सुनाई देती है या फिर सुना जाता है, जो कि हर एक डॉक्टर के पास रहती है। तो वो आवाज कौन सी रहती है, लब और डब। द फर्स्ट साउंड, द लाउडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इज कॉज्ड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्लोजिंग आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड। जो पहला साउंड है जिसको हम लब साउंड बोलते हैं वो बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा साउंड है जो कि प्रोड्यूस होता है आपके क्लोजर ऑफ आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड के दौरान। और जो सेकेंड साउंड है वो प्रोड्यूस होता है या फिर परफॉर्म होता है आपके जब सेमीलुनर वाल्व क्लोज होते हैं, जो कि आपके सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो उस सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर के दौरान जो साउंड क्रिएट होता है उसी साउंड को हम डब साउंड कहते हैं, जो कि एक सेकेंड साउंड रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ एनी वन ऑफ द वाल्व डू नॉट क्लोज प्रॉपरली द एक्स्ट्रा साउंड कॉल्ड एज अ कार्डियक मर्मर मे बी हर्ड। अगर आपको एक तीसरा साउंड सुनाई दे रहा है इसी साउंड के साथ, लब डब के साथ अगर आपको एक तीसरा साउंड सुनाई दे रहा है तो इसी मेडिकल कंडीशन को हम कार्डियक मर्मर भी बोलते हैं। क्योंकि
अगर कोई वाल्व लेट क्लोज हो रहा है, मतलब आपका आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड हो या फिर आपके सेमिलुनर नो वाल्व हो, तो इस दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा वाल्व लेट क्लोज हो रहा है तो उसी मेडिकल कंडीशन को हम कार्डियक मर्मर भी बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जंप करेंगे। तो एक्चुअली ये है आपका एक सिस्टमिक या फिर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट साउंड। जो आपका लब साउंड है वो क्रिएट होता है आपके ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के क्लोजर के दौरान, और जो आपका डब साउंड रहता है वो क्रिएट होता है आपके एवर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर के दौरान। उसके बाद हम देखेंगे स्टेथोस्कोप। ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी आइडेंटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप बचपन से देखते आ रहे हो। ये हर एक डॉक्टर के पास प्रेजेंट रहता है, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के दौरान या फिर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है वो आपके हार्ट बीट सुनाई देता है, ताकि वो आपके हार्ट बीट को एनालाइज कर सके और आपको कोई मेडिकल जो बीमारी है या फिर जो मेडिकल एबनॉर्मेलिटीज है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करेंगे जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। उसका पहला पॉइंट हम कवर करेंगे, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर regulated by specialized muscles, hence the heart is called as myogenic या फिर ऑटो रेगुलेटेड। मतलब जो भी आपके हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स रहते हैं वो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर काम नहीं करते, वो खुद से ही काम करते हैं। इसीलिए हमें या फिर हमारे ह्यूमन हार्ट हार्ट को मायोजेनिक या फिर ऑटो रेगुलेटेड भी बोलते हैं। द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर लाइज इन मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द ब्रेन। Sino-auricular node receives sympathetic and parasympathetic nerves which secretes adrenaline and acetylcholine respectively. Adrenaline stimulates the heart rate and increases it, whereas acetylcholine decreases the heart rate. पर कभी कभी जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है या फिर जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क जो चाहिए या फिर जो डिमांडेड है उससे अगर कम या फिर ज्यादा वर्क कर रहा है, तो उसी काम को रेगुलेट करने का काम आपका ब्रेन करता है। और जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है जो कि आपके हाइंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो उसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर प्रेजेंट रहता है। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है जो कि आपके मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो आपके हार्ट से कनेक्टेड रहता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व से, और वो सिक्रीट करते हैं एड्रेनालिन एंड एसिटिल कोलिन नाम के जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, वो सिक्रीट करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स सिक्रीट करते हैं एड्रेनालिन और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिक्रीट करते हैं एसिटिल कोलिन। और ये जो दोनों केमिकल है, इन दोनों का काम क्या है या फिर ये योगदान क्या है आपके कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का, तो जब कभी आपका हार्ट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम काम करने लगे तो आपका एड्रेनालिन का लेवल इंक्रीज होता है, या फिर एड्रेनालिन एक आपके हार्ट को सिग्नल देता है ताकि वो अपना काम इंक्रीज कर सके, मतलब वो इंक्रीज इन द हार्ट रेट करता है। और अगर आपका हार्ट जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हो तो वो कम करने का काम एसिटिल कोलिन करता है और वो आपका हार्ट रेट डिक्रीज करता है। मतलब एक सिंपल सा एक वन लाइन सेंटेंस या फिर वन लाइन कंसेप्ट बोला जाए तो एड्रेनालिन और एसिटिल कोलिन आपके हार्ट के फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। मतलब ज्यादा ज्यादा काम कर रहा है तो उसको एक नॉर्मल पे लेके आ रहे हैं, और अगर कम काम कर रहा है तो भी उसको एक नॉर्मल लेवल या फिर नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द हार्ट रेट इंक्रीजेस एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द हार्ट रेट डिक्रीजेस। दिस फिनोमिना इज नोन एज साइनस अरिथमियास। मतलब जब कभी हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा हार्ट रेट अचानक से इंक्रीज होता है,
और जब कभी हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होता है। तो इसी फिनोमिना या फिर इसी कंडीशन को हम साइनस अरिथमियाज भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा की पोजीशन हमारे ब्रेन के अंदर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये है आपका हैंड ब्रेन, जो कि आपका लोअर मोस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही आपका मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट रहता है। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं पॉन्स वोरोली और सेरेबेलम। पॉन्स वोरोली एंड सेरेबेलम, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके जो लेसन है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो पॉइंट है इसमें ये पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है हार्ट बीट एंड पल्स। तो हार्ट बीट का एक डेफिनेशन हम देख लेंगे। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। ईच हार्ट बीट इंक्लूड्स वन सिस्टोल जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और वन डायस्टोल जिसको हम रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। द हार्ट ऑफ हेल्दी पर्सन बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। दिस इज कॉल्ड एज एन हार्ट रेट। हार्ट बीट के बारे में एक बताना चाहूंगा। जो भी एक रिदम है, मतलब हमारा हार्ट क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम एक हार्ट बीट बोलते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन का कॉम्बिनेशन को हम हार्ट बीट बोलते हैं। और वो एक मिनट में कितने बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, वो है 72 टाइम्स पर मिनट, एक हेल्दी पर्सन के अंदर हम देखा जाए तो। और ये जो 72 टाइम्स पर मिनट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं, इसी कम्युलेटिव टर्म को हम बोलते हैं हार्ट रेट। मतलब अगर किसी भी एक फंक्शन को या फिर किसी भी एक एक्टिविटी को अगर हम एक टाइम बॉन्ड दे दे तो उसको हम हार्ट रेट या फिर उसको हम रेट बोल सकते हैं। तो एक हार्ट बीट के अंदर कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्शन रहता है और एक रिलैक्सेशन रहता है जिसको हम सिस्टोल एंड डायस्टोल रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट वेंट्रिकल्स पंप अबाउट 70 ml of blood. This is known as stroke volume. Cardiac output, the amount of blood pumped by ventricles in 1 minute is known as cardiac output. मतलब जब कभी हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो भी ब्लड पंप होता है आपके पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टेमिक एओर्टा के अंदर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी रहती है, वो रहती है 70 ml। और उसी टर्म को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और उसी 70 ml को अगर हम एक मिनट तक एक्सटेंड करें, मतलब एक मिनट के अंदर वो कितना ml ऑफ ब्लड पंप करता है आपके वेंट्रिकल्स, उसी टर्म को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इट मीन्स हार्ट पंप्स अबाउट 72 into 70 is equal to 5040 ml, approximately 5 liter of blood। मतलब आपका कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर ऑफ ब्लड। मतलब आपका हार्ट एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। उसके बाद देखेंगे टैकीकार्डिया मींस फास्ट हार्ट रेट यूजुअली 100 बीट्स पर मिनट, और ब्रैडीकार्डिया मींस स्लो हार्ट रेट यूजुअली लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। उसके बाद हम देखेंगे पल्स के बारे में। द पल्स इज द प्रेशर वेव that travels the arteries after each ventricular systole. It can be felt at any artery near to the body surface. The radial artery is the most common artery to feel the pulse.
The pulse rate is same as that of heart rate. Pulse rate is higher in female children and in standing position. It is lower in the male adults and in the lying position. मतलब पल्स एक प्रेशर वेव है। जब कभी आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक वेव क्रिएट होती है, उसी वेव को हम पल्स बोलते हैं। और वो वेव आपके पूरे आर्टरीज में ट्रैवल करती है या फिर ट्रांसपोर्ट करती है, और उसी वेव को हम फील करते हैं आपके रेडियल आर्टरी। आपका रेडियल आर्टरी हो गया, या फिर आपके ऐसे भी आर्टरीज रहते हैं जो कि आपके बॉडी सरफेस के नियर या फिर नजदीक प्रेजेंट रहते हैं। और आपका पल्स रेट हाई रहता है फीमेल के अंदर, बच्चों के अंदर और स्टैंडिंग पोजीशन, और कम रहता है अडल्ट मेल और इन लाइंग पोजीशन। तो ये है आपका पल्स, इसको हम बोलते हैं रेडियल पल्स। मतलब आपका नाड़ी परीक्षण के दौरान जब कभी आपके डॉक्टर पल्स फील करते हैं या फिर नाड़ी चेक करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पल्स डिटेक्शन या फिर पल्स मेजरिंग। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है तो आप नीचे के हुए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो रेडियल आर्टरी के साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पल्स पॉइंट रहते हैं जहां पर आप आपका पल्स फील कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। तो ब्लड प्रेशर के बारे में हम उसका डेफिनेशन देख लेंगे। लैटरल प्रेशर और फोर्स exerted by the blood on the wall of arteries is called as an arterial blood pressure. Blood pressure is measured by a device called sphygmomanometer. Blood pressure is measured in millimeters of mercury. Blood pressure is of two types: systolic blood pressure and diastolic blood pressure. मतलब जब वेंट्रिकल सिस्टल, जब आप वेंट्रिकल्स आप ब्लड पंप करते हैं और वो आर्टरीज में ट्रैवल करती है, तो उसी आर्टरीज में ट्रैवलिंग के दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आपके आर्टरीज के वॉल के ऊपर, तो उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। और वो कौन से डिवाइस या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर भी बोलते हैं। जो आपने इसको देखा भी होगा और इसको ट्राई भी किया होगा आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल सेशन में। तो वो कैसे मेजर करते हैं या फिर उसका पैरामीटर कैसा है, तो उसका पैरामीटर है आपका मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। उसके स्केल के अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट रहती है, मतलब आपका उसी मर्क्यूरी से आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो आपके ब्लड प्रेशर के एक्चुअली दो टाइप्स रहते हैं। तो सबसे पहला है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सेकेंड है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में हम देखेंगे। इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट इज मैक्सिमम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ द ब्लड इन आर्टरीज। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो जब कभी आप ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके आर्टरीज में फ्लो होती रहती है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और वो स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया है तो एक नॉर्मल वैल्यू कितनी है उसकी, 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। The pressure of the blood during ventricular diastole, it is minimum. Normal diastolic blood pressure is 80 millimeters of mercury and the normal value या फिर normal blood pressure is 120/80 millimeter of mercury. उसके बाद हम देखेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर का डायग्राम या फिर उसका एक पिक्चर।
तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मीटर, स्मिग्मो मैनोमीटर, और उसके साथ है आपका स्टेथोस्कोप। तो इसी से आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की हम डेफिनेशन देख लेंगे। The blood vessels are the medium through which blood and other nutritious fluid are transported to each and every tissue of the body. The study of blood vessels is called as angiology. Blood vessels is of three types: arteries, veins and capillaries. आपके ब्लड वेसल एक ऐसे मीडियम रहते हैं या फिर एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम रहते हैं जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हर एक टिश्यू को सप्लाई करता है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपके हार्ट के पास लेकर आता है या फिर हार्ट में पोर करता है। तो आपके ब्लड वेसल तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका आर्टरीज, उसके बाद है आपका वेंस, और थर्ड लास्ट है जिसका नाम है कैपिलरीज। तो आर्टरीज के बारे में हम देखेंगे। आर्टरीज carry blood away from the heart to different parts of the body. They carry oxygenated blood except the pulmonary artery which carry deoxygenated blood. तो आर्टरीज एक ऐसे ब्लड वेसल है जो कि आपका ब्लड आपके हार्ट से दूर लेके जाता है, मतलब दूसरे टिश्यूज या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है आपके पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि लेके जाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए। वो आपके आर्टरीज थिक वॉल्ड रहते हैं, इलास्टिक रहते हैं, और उसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और वो आपके बॉडी के अंदर डीपली सिचुएटेड रहते हैं। उसका जो लूमेन या फिर ऐसी कैविटी रहती है जिसमें से आपका ब्लड फ्लो होता रहता है, वो बहुत ही कम रहती है एज कंपेयर टू दी वेंस, ताकि वो एक इफिशिएंट सर्कुलेशन को परफॉर्म कर सके या फिर पास आउट कर सके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, arteries divide into arterioles which further divide and redivide into capillaries. The wall of artery is made up of three layers: outer tunica externa, middle tunica media and inner tunica interna. तो आपके आर्टरीज या फिर आपके ब्लड वेसल्स हैं वो एक्चुअली थ्री लेयर से बने हुए हैं। तो सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो बीच में लेयर लेता है वो बहुत ही इलास्टिक रहता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो इनर लेयर रहता है जो कि आपके ब्लड से कांटेक्ट रखता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। उसके बाद हम देखेंगे कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स and are formed redivision and division of arteries. The wall of arteries is made up of squamous epithelium and endothelium. It is permeable to water and dissolved substances. Thus, exchange of respiratory gases, nutrients, and excretory product between through blood squeezes out from capillaries. Capillaries unite to form venules. मतलब आपके आर्टरीज डिवाइड होते हैं आर्टीरियल्स में, वो फर्दर डिवीजन में परफॉर्म होते हैं या फिर सस्पेक्ट होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज एक्चुअली दो टाइप के सेल से बनी हुई है। तो सबसे पहला है आपका स्क्वामस इपिथेलियम और एंडोथेलियम। तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है आपके टाइप ऑफ टिश्यू के अंदर। और वो क्या परफॉर्म करता है, आपके रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम, आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और वही कैपिलरीज आगे जाके यूनाइट होते हैं वेंस को फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे वेंस के बारे में। वेंस कैरी अवे फ्रॉम ब्लड veins carry away blood from different parts of the body to the heart. They carry
deoxygenated blood except pulmonary veins which carry oxygenated blood. They are thin walled with semilunar valves to prevent backflow of the blood. They are superficially situated, having broad lumen and low blood pressure. Histologically, the wall of veins is same as that of arteries, but comparatively it is thinner. तो जैसे मैंने आपको आर्टरीज के बारे में बताया है, तो वैसे ही मैं वेन्स के बारे में ही बताना चाहूंगा। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, बस एक मेजर डिफरेंस क्या है, आपके आर्टरीज ब्लड आपके हार्ट से दूर लेके जाता है, पर वेन्स हार्ट के नजदीक लेके जाता है या फिर हार्ट को पहुंचाता है। और उसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है, पर वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी आउट करता है। और इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, ये थिन रहते हैं एज कंपेयर टू दी आर्टरीज, लेयरिंग सेम रहते हैं, जो लेयर्स जिस लेयर से आपके आर्टरीज बने हैं उसी लेयर से आपके वेन्स बने हैं, बट उसके जो लेयर उसके जो थिकनेस है या फिर जो मीडियम है, जो एक्सटेंड ऑफ थिकनेस है वो कम है एज कंपेयर टू दी आर्टरीज। उसके बाद हम देखेंगे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके आर्टरीज और वेन्स के बारे में। जो आपको ब्लू कलरेशन दिखाई दे रहा है उसको हम वेन्स बोलते हैं, और जो रेड कलरेशन दिखाई दे रहा है उसको हम आर्टरीज बोलते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के ऊपर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। थैंक्स।